Around 30,000 children are born in India with a chromosomal disorder called trisomy 21 or Down syndrome. Today is Down syndrome day, and I thought that as a doctor I should be educating my masses about it, at least a bit. वैसे भी एक ही स्किल आती है मुझे ऐसी एक ही स्किल आती है मुझे, तो फिर एटलीस्ट थोड़ा इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकूँ लोगों की, एटलीस्ट थोड़ा इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकूँ मैं सोसाइटी में. सो दिस इज डॉक्टर इनाम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Well, I will start the discussion by telling you about my interactions with Down syndrome childs. In my internship, during my internship, I had two opportunities to interact with Down syndrome childs, and the experience was adorable. They are super cute people. They are super cute, adorable, and उनसे बात करके मज़ा आता है. वो एक्सपीरियंस आप कभी भूलोगे नहीं. They are just lovely childs. Beautiful, adorable and super cute. You will love an interaction with them. मैं चाहूँगा भी कि आप किसी NGO में जाओ, डाउन सिंड्रोम के चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट कीजिए. दैट विल बी अ लवली एक्सपीरियंस. खैर, टॉपिक पे आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं. देखो, नॉर्मली आप सब लोगों को पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट. मीन्स ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, दो दो के ग्रुप में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन डाउन सिंड्रोम के चिल्ड्रंस के केसेस में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक नंबर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है. इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21. मीन्स 21 नंबर क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, जिसकी वजह से ये सारा दिक्कत होता है. वेल, कैसे ये आता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. वो मैं, अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स होते देन मैं बात कर सकता था, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा सकता. बस आप ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल सेल डिविजन्स के डिफेक्ट की वजह से ये डिजीज़ हो रही है. वेल, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, किन तरह के लोगों को हो सकता है. वेल, ख़राब बात यही है कि इसके रिस्क फैक्टर्स नहीं है. आई मीन, किसी को भी हो सकता है. ये डाउन सिंड्रोम किसी के बच्चे में भी हो सकते हैं. वेल, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एक रिस्क फैक्टर जो मिला है वो भी नॉट 100% एसोसिएटेड विद इट, बट देन इट्स सीन दैट एज द मैटरनल एज इंक्रीजेस, आप अगर 35 क्रॉस करने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हो देन द चांसेस इंक्रीजेस अ बिट. बट देन the studies are there, but it's not entirely associated. बाकी it's a genetic disease, it's not an inherited disease, it's a genetic disease. so किसी भी बच्चे को ये हो सकता है. मैं अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को ये डिजीज़ है कि नहीं, whether my child has Down syndrome or not. बेसिकली डाउन सिंड्रोम आपका प्रीनेटली डायग्नोज हो जाता है. अगर आपका USG स्कैन होते हैं, अगर आप जब प्रेग्नेंट होती है देन स्कैन्स वगैरह होते हैं, एनिप्लॉयडी स्क्रीनिंग होती है, देन आपको पता चल जाता है. अदरवाइज़ अगर आपकी नहीं हुई है, उसके बाद आपको बच्चा हो रहा है, देन उसके बहुत सारे, जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो सही से बात नहीं कर पाता, सही से वॉक नहीं कर पाता. मतलब माइलस्टोन्स जो कहते हैं ना, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, वो ग्रोथ का हो या फिर लैंग्वेज का हो या सोशल डेवलपमेंट, वो सब में डिले होता है. उसके साथ साथ एक टिपिकल फेस भी होता है. एक टिपिकल फेस होता है डाउन सिंड्रोम के बच्चों के. जैसे आप देखोगे एक फ्लैट फेस रहता है, शॉर्ट नोज रहता है, स्लैंटिंग आइज़ रहते हैं, शॉर्ट ईयर्स रहते हैं, हेड थोड़ा फ्लैट होता है, देन एक पाम क्रीज होते हैं, स्किन में बहुत सारे रिजेस होते हैं. मतलब एक टिपिकल फेस होते हैं. मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना कि कैसे फेस होते हैं डाउन सिंड्रोम के. एंड सिम्टम्स के साथ साथ, और सिम्टम्स से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आते हैं. इनफैक्ट अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है देन ही विल सफ़र थ्रू आउट हिज लाइफ विथ मैनी प्रॉब्लम्स. मोस्ट ऑफ द डेथ जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होते हैं और लंग इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं.
लेकिन इन्हें इन तरह के बच्चों के को कैंसर्स भी ज़्यादा होते हैं। देन जीआई एबनॉर्मेलिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, थायराइड के इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर। चलो अब बात करते हैं कि बेसिकली डॉक्टर्स को पता कैसे चलता है कि आपके बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, आपके बेबी डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है कि नहीं। बेसिकली ये प्रीनेटली डायग्नोज हो जाता है। कैसे? नॉर्मली अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो आपका एक यूएसजी स्कैन होता है जिसको एनटी स्कैन बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इस एनटी स्कैन की मदद से डॉक्टर्स को पता लगता है कि आपके बेबीज़ में कुछ डिफेक्ट है। इसके साथ साथ बायोकेमिकल टेस्ट भी होती हैं। बायोकेमिकल टेस्ट और एनटी स्कैन की मदद से आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता कर सकते हो, दीज आर स्क्रीनिंग टूल्स, पता कर सकते हो कि आपके बेबी में डिफेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट में जाते हैं जो कैरियोटाइपिंग होता है। वैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपका एक स्कैन होता है जिसे हम 20 वीक्स में करते हैं, जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। अच्छा, वो एनटी स्कैन जो है वो 11 to 13 वीक्स के अराउंड होता है। ये एनोमली स्कैन अराउंड 20 वीक्स में होते हैं। और इसके साथ भी कुछ बायोकेमिकल टेस्ट है जो किया जाता है जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं डाउन सिंड्रोम इन पेशेंट्स। और ये सब स्क्रीनिंग टूल्स है। कंफर्मेटरी टेस्ट, जब ये सब चीज़ें पॉजिटिव आती है देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में अंदर जाते हैं, डेट इज़ कैरियोटाइपिंग। इससे हम पता कर सकते हैं प्रीनेटली कि आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है या फिर नहीं। उसके साथ साथ अगर आपने ये सब नहीं कराया था, उसके बाद बेबी हो गया है और देन यू आर डाउटिंग वेदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम और नॉट, देन आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स नॉर्मली क्लिनिकल फीचर्स एंड कैरियोटाइपिंग की मदद से आपको बता सकते हैं कि आपका बेबी डाउन सिंड्रोम है या फिर नहीं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें देन अनफॉर्चुनेटली नो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। ट्रीटमेंट के बस वी कैन सपोर्ट द चाइल्ड, they are lovely child and we need to support them at every steps. That is only treatment that is available. बहुत सारे बेसिकली जो डेथ्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन दे आर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी डिफेक्ट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। दीज चिल्ड्रंस जनरली नीड सर्जिकल इंटरवेंशंस ऑल्सो। और फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वी नीड टू कीप देम अंडर आवर अम्ब्रेला ऑलवेज एंड देन सी हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम देयर ऑन। वेल, अब हम ट्राई करेंगे कि प्रिवेंशंस के बारे में कुछ बात की जाए कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका बर्डन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एटलीस्ट कम कर सकते हैं। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रीनेटली डायग्नोज करना डाउन सिंड्रोम को। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसीज हैं जो यूएसजी तक भी नहीं करवा पाते हैं या नहीं करवाते हैं। एंड यूएसजी इज़ अ वेरी गुड टूल इन एटलीस्ट असेसिंग वेदर द fetus is at risk of developing such disease or not. So my message for you is कि at least एक एनटी स्कैन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक एनॉमली स्कैन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर प्लीज़ कराएं। इसके साथ साथ बायोकेमिकल टेस्ट भी आते हैं, वो भी करवाएं। सेकंड, स्ट्रैटेजी के बारे में मैं क्या बात करूँ, कोई प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बेसिकली बोलकर कुछ है तो नहीं। आज की सोसाइटीज़ में ऐसे भी मैरिज लेट से हो रही है, तो प्रेगनेंसी भी लेट से होती है एंड देन दैट काइंड ऑफ इंक्रीजेज द रिस्क। तो अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं देन ट्राई टू प्लान इट बिलो 30s और एटलीस्ट इन द अर्ली 30s. डोंट गो लेट after 35 because the chances of having some kind of defects in a child increases manifold after 35. So these are the two prevention strategies that I can think of at this time. बाकी देखो, जो मेन स्ट्रैटेजी है ना वो प्रिवेंशन से ज़्यादा उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने की तरफ जाना चाहिए। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसीज़ है जिससे अगर हम सही से ख्याल रखें तो बच्चा, द चाइल्ड कैन लिव अ गुड लाइफ। तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ चुके हैं इंडिया में, बहुत सारी तरह की थेरेपीज़ आती हैं जो हेल्प करती हैं इन बच्चों को
नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, लाइफ स्किल थेरेपी होती है, देन स्पीच थेरेपी है, देन हियरिंग थेरेपीज़ होते हैं। और इन्हें हमेशा ना बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉक इज़ टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दैट दीज चिल्ड्रन नीड एन अम्ब्रेला। उन्हें एक अम्ब्रेला चाहिए जिन पे उनका हमेशा टेस्ट होता रहे दैट व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट द चाइल्ड इज़ फेसिंग एंड दे नीड टू बी गिवन अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर एंड अटेंशन। बेसिकली ये दो चीज़ अगर इंडिया में हो जाए ना, देन बर्डन डाउन सिंड्रोम का कम हो जाएगा। एटलीस्ट अगर कम भी नहीं होता है ना, देन द पीपल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम विल लिव अ very good life, very productive life, and that is more important. So with this, I think I have tried to give you as much information as possible. बाकी ज़रूर कुछ गलती हो सकती है मुझसे, अगर ऐसी कोई गलती आपको दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। बाकी आपको मेरा एफ़र्ट कैसा लगा वो भी आप बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे इम्प्रूव करने की अपने आप को। और बाकी अब दैट इज़ इट। अच्छा, बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये डाउन सिंड्रोम डे के बारे में मैं कुछ बोल दूँ डैट यप दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द मासेस अबाउट इट। एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम बोलकर भी एक डिजीज़ है। बाय इंडिया सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन दे रहा है वर्ल्ड में, और इंडिया के मासेस को ही अगर ये पता नहीं है that there are so many people living with Down syndrome, then that is so unfortunate for us. तो बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को मैं एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज दे सका इस टॉपिक के ऊपर। बाकी अगर ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, बाय।